नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 3 मई दिन रविवार के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जर्मनी ने हाल ही में किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो जर्मनी द्वारा अभी हाल ही में हिजबुल्लाह संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब हिजबुल्लाह संगठन को घोषित करने का कारण क्या रहा? तो जर्मनी पुलिस ने माना कि हिजबुल्लाह संगठन आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और लगभग 1000 ऐसे व्यक्ति हैं जो जर्मनी में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो जर्मनी ने हिजबुल्लाह संगठन को बैन कर दिया। अब मैं हिजबुल्लाह संगठन की अगर पृष्ठभूमि की बात करूं, तो हिजबुल्लाह संगठन का संबंध जो है वो लेबनान से है। लेबनान में 1982 में 1982 में यह संगठन स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? ईरान के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऐसा क्या हुआ जो ईरान के सहयोग से स्थापना की आवश्यकता पड़ गई? तो मैं बताऊं आपको। लेबनान के ऊपर 1980 से लेकर के 1982 तक की एक ऐसा युद्ध होता है इजराइल के साथ में, जिसमें क्या करता है, लेबनान का कुछ हिस्सा जो होता है, दक्षिणी हिस्सा कर लेता है कब्जा इजराइल। और इजराइल के साथ ईरान हमेशा से छद्म युद्ध की प्रणाली अपनाता रहा है। तो ईरान सीधे न लड़ करके एक ऐसे संगठन की स्थापना कर देता है कि यह लड़े जा करके चीज़ों के विपरीत परिस्थितियों में, कि जैसे जिस तरीके से आज हो रहा है पीओके में, अगर मैं बात करूं, या फिर कश्मीर की बात करूं, हो तो यही रहा है ना कि किस्सा क्या है, घुमा फिरा करके भड़काया जा रहा है कि ये ऐसे। तो ये लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं एक तरीके से कि हिजबुल्लाह जो लड़ाके तैयार किए गए, तो ये लगभग 1000 ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए जर्मनी ने, और जर्मनी ने क्या कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो इतनी बात मोटी मोटी याद रखिएगा कि लेबनान में संगठन स्थापना हुआ 1982 में, ईरान के सहयोग से स्थापना हुई। ऐसा क्या हुआ जो लेबनान में ऐसा संगठन बना? तो 1982 के दौरान में इजराइल ने हमला किया लेबनान के ऊपर और लेबनान का दक्षिणी हिस्सा छीन लिया, जिससे बाद में जो शिया समूह का एक हिस्सा था इस्लामिक का, उसी से मिल करके ये संगठन बन गया हिजबुल्लाह, जिसकी स्थापना में मदद की ईरान ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो दिल्ली पुलिस द्वारा भी हाल ही में आयु रक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यह अकेले दिल्ली पुलिस ने नहीं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA के साथ मिल करके लॉन्च किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ मिल करके किया गया है। इसका एक शीर्षक भी था, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। ये एक शीर्षक के साथ लॉन्च किया था। क्या, जैसा कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, तो यूपी गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस में यूपी पुलिस के जो सिपाही थे या अन्य पुलिस दल था, उनके लिए कोविड-19 के बचाव के लिए एक वाहन को लॉन्च किया। इसी तरीके से अन्य राज्य भी प्रेरणा लेकर के अपने सिपाहियों को या अपने पुलिस के जवानों को कोरोना वायरस से थोड़ा सा बचाव के टिप्स देंगे और ऐसे कार्यक्रम को चलाएंगे जिससे कि लोगों तक कोरोना वायरस की अपडेट पहुंचे और दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी बचे रहें। ठीक है, तो इसीलिए आयुरक्षा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, CSIR। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा CSIR। ठीक है, CSIR ने द्वारा हाल ही में किस एप्लीकेशन को डेवलप किया है? तो डेवलप किया है किसान सभा एप्लीकेशन को। व्हाट इज़ वर्क ऑफ किसान सभा एप्लीकेशन? तो दूर दराज इलाकों में जो किसान रहता है, जो भी फार्मर रहते हैं, उनके लिए जो खाद्यान्न उपजा है, अभी हाल ही में उपजाया उन्होंने, उसके जो परिवहन संबंधित व्यवस्था है, परिवहन प्रबंधन के लिए योजना प्रारंभ करी गई। एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है कि उन लोगों को लाने ले जाने में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बाकायदा वहाँ विवरण होगा ये किसान सभा एप्लीकेशन पे, और किसान अपना राशन जो अपना खाद्यान्न होगा उन्हें मंडियों तक ले जा सकेगा। परिवहन में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए किसान सभा एप्लीकेशन को डेवलप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टीम द्वारा। ठीक है, चलिए यही बात आपको याद रखना है, किसने लॉन्च किया। तो किसान सभा एप्लीकेशन पूछ सकता है आपसे, तो आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन कार्ड। देखिए, वन नेशन वन कार्ड का तात्पर्य यही है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन नहीं किया है? तो ये वन नेशन वन कार्ड के लिए किसका चयन नहीं किया है? तो मैं बता दूं आपको, यूपी भी चयनित है, बिहार भी चयनित है और पंजाब भी चयनित है, यानी कि ये सभी चयनित हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश अभी चयन किया गया है। दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, ये राज्यों का भी हाल ही में चयन किया गया है। देखिए, अगर मैं इतने राज्यों की बात करूं, तो इतने राज्यों का जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसके अनुसार ऐसा माना गया, जो ये राज्य मैंने अभी आपको बताए, इसमें से 60 करोड़ ऐसे लोग होते हैं जो कि इसका लाभ लेते हैं राशन कार्ड का। ठीक है, और दूसरी चीज़, संपूर्ण भारत की अगर मैं बात करूं, तो संपूर्ण भारत में लगभग 81 करोड़ क्या हैं जो राशन का सीधा लाभ लेते हैं। और राशन कितना मिलता है? तो 35 किलोग्राम राशन मिलता है, जिनमें गेहूं और चावल दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता मंत्रालय ने जो वन नेशन वन कार्ड, हालांकि अभी मैं बताऊं आपको ये पूरे देश में लागू होगा, लेकिन अभी रिसेंट में इतने राज्यों का चयन किया गया है। तो ये आप एक सूची बना लीजिएगा और बाकायदा इसमें एक एक करके रखिएगा, ध्यान रखें इस बात को लेकर के। ठीक है, चलिए, तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, ये यूटी हैं।
यूनियन टेरिटरीज। बाकी आपको याद रखना है कि इनमें से लगभग 60 करोड़ लोग आएंगे, बाकी 81 करोड़ पूरे भारत से आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल प्लेटफॉर्म पर मंडियों को जोड़ा गया। देखिए देश में बहुत सारी मंडियां हैं, देश में टोटल मंडियों की अगर मैं बात करूं तो 785 मंडियां हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण सारी मंडियों में ले जाना अच्छा नहीं है, जोखिम से भरा हुआ है। इसलिए ई नाम प्लेटफॉर्म पर कुछ मंडियों की संख्या जोड़ी गई, तो उसमें संख्या है 200 मंडियां ई नाम प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप चिन्हित देख सकते हैं कि हमारे नज़दीक मंडी कौन है, जहाँ पर अपना हम राशन का मतलब मेरा औचित्य रहता है खाद्यान्न से, कि खाद्यान्न आप कहाँ बेच सकते हैं, जो कि किसान ने भी फसल अपनी पैदा की है, तो जाहिर सी बात है अनाज बेचना है। तो 200 मंडियां जो चिन्हित की गई 7 अलग अलग राज्यों में हैं। ठीक है, 7 अलग अलग राज्यों में 200 मंडियों का चयन किया गया है। ठीक है, वहाँ पर ले जा करके आप बाकायदा देखिए ई नाम जो प्लेटफॉर्म है उसमें बताया कि 90 एग्रो प्रोजेक्ट जो हैं हमारे, यानी कृषि से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर आप बेच सकते हैं। 90 प्रकार की अलग अलग किस्में खाद्यान्नों की आप बेच सकते हैं वहाँ पर जा करके। तो ये 200 मंडियों का चयन किया गया है ई नाम प्लेटफॉर्म पर। तो ई नाम प्लेटफॉर्म क्या है, तो इस पर जो एग्रीकल्चर संबंधित मसले हैं वहाँ पर आपको जानकारी मिलती है, मार्केट की क्या भाव चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, सारी चीज़ों को लेकर के ई नाम प्लेटफॉर्म पर आपको पहले से भी जानकारी मिलती है। 200 मंडियों को तो अभी जोड़ा गया है। ठीक है, कृषि मंत्री हमारे कौन हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने यस नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, यस नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया। यस का पूरा फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ को लॉन्च किया है विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में। काम क्या रहेगा, काम इसका इतना रहेगा यस नाम का कार्यक्रम का, कि लोगों में कोविड-19 की बाकायदा जानकारी हो, जागरूकता हो, ये सारी चीज़ों का पहल हो, इसीलिए यस नाम का कार्यक्रम को लॉन्च किया है विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकी अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने किस भारतीय को मानद सदस्य बनाया है, तो मानद सदस्य के रूप में बनाया है शोभना नरसिम्हन को। शोभना नरसिम्हन की अगर मैं बात करूं तो शोभना नरसिम्हन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिस्ट रिसर्च, यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च में क्या है, बाकायदा ये सैद्धांतिक वर्ग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। सैद्धांतिक वर्ग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है शोभना नरसिम्हन जी। और जो ये संगठन है अमेरिका का, यह ऐसे ही व्यक्तियों का चयन करता है जो कि कला, विज्ञान या अपने विशेष क्षेत्रों से सम्मानित व्यक्ति जुड़े हुए हों। ठीक है, इसमें चार्ल्स डार्विन जैसे लोग, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे व्यक्ति, या दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जैसे महान व्यक्ति इसमें ऑलरेडी सदस्य रह चुके हैं। इसी तरीके से शोभना नरसिम्हन को भी चुना गया है इस अकादमी के मानद सदस्य के रूप में। तो ये बात याद रखनी है हमें। अगला है, सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय के सचिव पद पर कौन नियुक्त हुआ है, तो सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार शर्मा जी को। अगर मैं अरविंद कुमार शर्मा जी की बात करूं तो अरविंद कुमार शर्मा जी 1988 के गुजरात, अगर मैं बात करूं तो गुजरात में 1988 के कैडर के क्या हैं, गुजरात कैडर के 1988 के आईएएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिनका संबंध गुजरात कैडर से है। ठीक है, तो कह सकता हूं कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव पद पर अरविंद कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। संबंध कहाँ से है, तो गुजरात कैडर से है। अगला प्रश्न भी ऐसा ही आपसे संबंधित है सचिव पद से। तो परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव पद पर गिरधर अरमाने जी को नियुक्त किया गया है। गिरधर अरमाने जी की मैं बात करूं तो ये भी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। इतनी बात आपको याद रखना कि आंध्र प्रदेश के संबंध है इनका। आंध्र प्रदेश से 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गिरधर अरमाने जी। और परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय आप सभी जानते हैं, नितिन जयराम गडकरी जी हमारे मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले, अंतिम प्रश्न है आपका, अफ्रीकी कार्यकर्ता का निधन हो गया है। मजे की बात ये देखिए, आप लोगों ने अभी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला अश्वेत व्यक्ति थे जो लड़ते थे अश्वेत व्यक्तियों की जो भेदभाव होता था, रंग भेदभाव, उसके लिए। लेकिन मैं अगर बात करूं तो नेल्सन मंडेला के सहयोगी हैं डेनिस गोल्डबर्ग। इनका ही हाल में निधन हो गया है डेनिस गोल्डबर्ग का। डेनिस गोल्डबर्ग की इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए याद रखना कि ये श्वेत व्यक्ति थे। जैसे कि नेल्सन मंडेला क्या थे, अश्वेत व्यक्ति थे, ये श्वेत व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इन्होंने रंगभेद के लिए लड़ाई लड़ी लंबी। और नेल्सन मंडेला के सहयोगी होने के कारण खासा प्रभाव रहा नेल्सन मंडेला का इनके ऊपर। इन्हें इसी लड़ाई में 22 वर्ष की सजा भी सुनाई गई, 22 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई, जिन्होंने
प्रिटोरिया जो राजधानी है, प्रिटोरिया में रह करके जो सज़ा काटी और उसके बाद 1985 में 1985 में ये क्या हुए, रिहा हुए। तो रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले डेनिस गोल्डबर्ग का अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में निधन हो गया है। तो ये रही आपकी आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।